आज हम इस वीडियो में बीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 40 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, साइंस के भी होंगे, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर्स के। तो आप साथ साथ क्वेश्चनों के आंसर्स कमेंट करना, ताकि आपको भी पता चल सके आपका कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है, और आप कितना स्कोर कर पाते हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के भी होंगे, ताकि प्रीवियस ईयर का भी आपका रिवीजन हो जाए। पहला क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर 2019 में एग्जाम में आया था, द साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। ऑप्शन से गैस, सॉलिड, वैक्यूम या लिक्विड। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि साउंड वेव्स किस चीज़ से ट्रैवल नहीं कर सकती, किस माध्यम से नहीं गुजर सकती। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन सी, वैक्यूम। बिल्कुल, जिन लोगों ने वैक्यूम बोला है बिल्कुल सही आंसर है आपका, वेरी गुड। वैक्यूम से बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकती, जबकि गैस, सॉलिड और लिक्विड से ईजिली ट्रैवल कर सकती है साउंड वेव्स। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स कॉल्ड। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? खेती। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स यानी अंगूर। तो अंगूर की खेती के लिए जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोला जाता है? सेरिकल्चर, पिस्टिकल्चर, वर्मिकल्चर या विटिकल्चर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताओ। हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स होता है। जबकि सेरिकल्चर की बात करें तो सेरिकल्चर सिल्क के लिए होता है। अभी सारी चीज़ें एग्जाम में आ सकती हैं, तो इसको याद कर लेना अच्छे से। इस टाइप की और भी जो भी क्वेश्चन है उनको सबको पढ़ लेना आप। सेरिकल्चर सिल्क के लिए होता है। पिस्टिकल्चर, पिसी जो वर्ड है रूट वर्ड है, ये फिश यानी मछली के लिए होता है। और वर्मिकल्चर किसके लिए होता है? वर्मिकल्चर द कल्टिवेशन ऑफ अर्थवॉर्म्स, ठीक है, टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उसे फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? अब चार ऑप्शन है। इनकम अर्न बाय ईच इंडिविजुअल इन द कंट्री, इनकम जनरेटेड बाय पेमेंट ऑफ टैक्सेज बाय इंडिविजुअल्स, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनकर्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन आपको बतानी है। तो हम टोटल इनकम को, अगर देश की टोटल आय को, देश की कुल आय को अगर देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा इनकम मतलब कि प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? बाकी बीएलएड के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, मैथ्स का सॉल्यूशन चाहिए, मैथ्स सेक्शन का, तो वो सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप उसे देख सकते हो। पेपर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो और मैथ का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो। उसकी वीडियोज बनी हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक दिया हुआ है। मैथ्स के और वीडियोज़ आपको देखनी है और सिलेबस सीखना है और टॉपिक्स, तो वो सब भी आप देख सकते हो। टाइम एंड वर्क या फिर CI एंड SI और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू वी कॉल अ स्टेट विच डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। उस राज्य को हम क्या कहेंगे जिसका कोई राज्य का धर्म, यानी जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं होता, यानी कि पर्टिकुलर वो ये नहीं कहता कि हमारा ये पर्टिकुलर हम इस धर्म, ये हमारा राज्य जो है वो हिंदू है या मुस्लिम है या ऐसा कुछ, तो अलग से किसी रिलीजन को डिक्लेयर नहीं करता। सोशलिस्ट, थियोक्रेटिक, रिपब्लिक या सेक्युलर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, सेक्युलर। सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष। ओके, सोशलिस्ट क्या होता है? समाजवादी के लिए होता है। और थियोक्रेटिक, थियो यानी कि थियो का रूट वर्ड है, ये किसके लिए होता है? गॉड के लिए। तो धर्म का शासन या यूँ बोलो ईश्वर का शासन, तो ये भी नहीं है। रिपब्लिक आपको पता है, रिपब्लिक गणतंत्र दिवस सुना होगा ना, रिपब्लिक डे, वही रिपब्लिक। ओके, रिपब्लिक की मीनिंग वैसे आप जानते हो कि रिपब्लिक डे का क्या है? इसको पता हो तो कमेंट करना, जरूर बताना मुझे कि रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है। खैर ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट डज MRP स्टैंड फॉर। MRP की फुल फॉर्म बतानी है। सारे क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चन है लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो MRP की फुल फॉर्म जल्दी से बताओ। मिनिमम रिटेल प्राइस, मिनिमम रेट प्राइस, मैक्सिमम रेट प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जल्दी से बताओ कौन सा होगा ऑप्शन? यस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हिंदी में बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। ओके, याद रहेगा। तो पेपर बहुत टफ नहीं आता, पेपर ईजी आता है। बस आपको क्या करना है? तैयारी अच्छी रखनी है और कंसंट्रेट करके एग्जाम को आराम से करना है, क्योंकि पैसेज भी है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। मैथ्स के क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं है, और जीएस के क्वेश्चन भी देखोगे तो आप जनरल लाइफ के क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं भी पढ़े तो भी आंसर दे सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वाई आर द एयर कंडीशनर्स यानी AC ऑफन प्लेस्ड
हाई अप ऑन द वॉल्स, यानी जो ज़्यादातर क्या देखा गया है कि एसी को ना दीवार पे जो लगाया जाता है वो ऊंचाई पर लगाया जाता है। ऐसा क्यों? ऑप्शन है सो दैट एसी डू नॉट रिक्वायर अर्थिंग, ताकि एसी को अर्थिंग की आवश्यकता ना पड़े। सो दैट एसी कंज्यूम लेस पावर, ताकि एसी जो है बिजली की खपत कम करे। सो दैट थर्ड ऑप्शन है सो दैट कूल एयर मूव्स डाउन एंड हॉट एयर मूव्स अप, ताकि ठंडी हवा नीचे आए और गर्म हवा ऊपर जाए। और चौथा है क्या? सो दैट द हॉट एयर मूव्स डाउन एंड कूल एयर मूव्स अप। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है, जब एसी आप लगाते हो तो दीवारों पे ऊंचाई पे लगाते हो, तो उस केस में होता क्या है कि ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा बिल्कुल। यस, ऑप्शन सी, कूल एयर नीचे आती है और जो हॉट एयर यानी गर्म हवा जो होती है वो ऊपर की तरफ निकल जाती है। ओके, और कमरा ठंडा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Which was the first state in India to introduce midday meal scheme? Program aimed at providing cooked lunch for children in all government elementary schools. तो पहली बार कौन से राज्य ने मिड डे मील जो है दोपहर का भोजन योजना वो आरंभ की थी? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। ऐसे काम जो ज़्यादातर होते हैं ना वो साउथ इंडिया में ही होते हैं। ओके, तो अगर ऑप्शन में एक आधी कोई ऐसा ऑप्शन हो साउथ इंडिया, तो अगर आपको नहीं आता तो एग्जाम में आप कई बार चांस ले सकते हो। बट यहाँ तो साउथ इंडिया के 3 नाम है, केरला भी है, तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? ऑप्शन सी, तमिलनाडु ने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था। वेरी गुड, बहुत लोगों ने आंसर सही बताया है। तमिलनाडु इसका सही आंसर है। ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हुए, 7-8 क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो है ना सब लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है। विच फंडामेंटल राइट इन इंडिया एम्पावर द सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट्स। मतलब कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो भारत के नागरिकों को यह अधिकार देता है, यह ताकत देता है कि अगर उन्हें लगता है कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है राज्य के द्वारा या उनसे छीना जा रहा है, तो उस केस में वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। वो कौन सा अधिकार कहते हैं? तो अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, आपको पता होना चाहिए कौन सा होगा। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। दूसरा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। थर्ड है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और चौथा है राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ही आसान है, जल्दी से बताओ। तो इसका सही आंसर होगा, रेमेडीज वर्ड से दिख के समझ में आ गया, रेमेडीज का मतलब इलाज होता है ना। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कोई भी अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है यानी सरकार वायलेशन करती है, वायलेट करती है, दैट मीन्स वो अधिकार आपको नहीं मिलता है, तो उस केस में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कौन से मौलिक अधिकार के तहत? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, तो 8th का ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। 9th देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स अस इन मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी? ब्रेन का कौन सा हिस्सा हमारे बॉडी के पोस्चर को बैलेंस यानी हम किस तरीके से हमें खड़ा होना है, बैठना है, इनको मेंटेन करने में हेल्प करता है? मेडुला, सेरिबलम या हाइपोथैलेमस। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का पूरा टॉपिक है, जिसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, 2 वीडियो। एक वीडियो में पूरा उसका थ्योरी समझाया हुआ और एक वीडियो में इसके बारे में MCQ 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उन सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या प्लेलिस्ट में जाके आप देखें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस टॉपिक का हो गया, लाइफ प्रोसेस का हो गया, उसका ये ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड टॉपिक है, और भी साइंस के कई चैप्टर्स हैं, वो सारे मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप उसे देख सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक से सीख सकते हो। और MCQ क्वेश्चंस हैं तो आपको हेल्प भी मिलेगी और साथ साथ में उसका थ्योरी भी डिस्कस किया हुआ है। 9th का ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। 10th देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया? लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश, तो इनमें से कौन सा अक्षांश जो है इंडिया से होकर गुजरता है? इक्वेटर, हिंदी भी लिख दी गई है ताकि आपको आसान हो, आपके लिए समझ में आ सके। इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा 10th का? यस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग किचन वेस्ट आइटम्स इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? किचन का कौन सा वेस्ट आइटम है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब आसानी से वो समाप्त नहीं होता, आसानी से वो ख़त्म नहीं होता? तो ऑप्शंस हैं
एम्प्टी मिल्क सैसे यानी दूध की खाली थैली, यूज टी लीव्स प्रयोग की हुई चाय की पत्तियाँ, स्पॉइल्ड फूड यानी सड़ा हुआ भोजन, और टॉर्न आउट जूट बैग फटा हुआ पटसन का थैला। तो इसका बिल्कुल आसान आंसर है कौन सा, ऑप्शन ए, क्योंकि दूध की थैली जो होगी, दूध की खाली थैली, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, यही तो आपसे पूछा गया है ना। और बाकी सारी क्या होती है, बायोडिग्रेडेबल होती है, बाकी सड़ गल के ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 11th का। ओके, चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए हुआ 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है। मानव निर्मित और नेचुरल फाइबर दो चीज़ें पता आपको, एक होता है मैन मेड और एक होता है नेचुरल। नेचुरल यानी प्राकृतिक रेशा और मैन मेड यानी मानव निर्मित। तो इसमें 4 ऑप्शन है, वुल, जूट, नाइलॉन, सिल्क, ऊन, पटसन, नाइलॉन या रेशम। तो इनमें 3 तो ऐसे हैं जो नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से मिले हुए, और एक जो है वो मैन मेड है। मैन मेड यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया। तो कौन सा है, ऑप्शन सी, बिल्कुल नाइलॉन करेक्ट आंसर होगा 12th का। ओके, चलिए 13 देखते हैं। काफ़ी लोग बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के आंसर गलत भी हो रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा तत्व साइक्लोन फॉर्मेशन चक्रवात के निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। टेम्परेचर, लाइटनिंग, वाइंड स्पीड या विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी। तो देखो टेम्परेचर होना चाहिए, विंड स्पीड हवा भी, और ह्यूमिडिटी भी मैटर करती है, लेकिन लाइटनिंग जो आकाशीय बिजली है, जो बिजली चमकती है, देखा है ना आपने, तो वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो 13th का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, मंडुआ डी रेलवे स्टेशन दैट वॉज रीनेम्ड एज बनारस इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अब ये बनारस वर्ड से नाम से समझ में आ गया कि मंडुआडीह जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम अब बनारस रख दिया गया है, रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से। वो कौन से स्टेट में है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। ओके, 14th का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 15th, नेम द फॉर्मर इंडियन कैप्टन हु हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। ही वॉज द ओनली कैप्टन टू विन ऑल द 3 मेजर ICC ट्रॉफी। कौन से फॉर्मर इंडियन कैप्टन ने अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया इंटरनेशनल क्रिकेट से, और जिन्होंने इंडिया को 3 ICC ट्रॉफी दिलाई है, यानी कि T20 भी, वर्ल्ड कप भी, और बाकी जो ICC चैम्पियनशिप ट्रॉफी जो होता है, या टेस्ट सीरीज ट्रॉफी, सारी चैम्पियनशिप ट्रॉफी दिलाई है। सुरेश रैना, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा। तो कैप्टन तो इनमें से लगभग सभी लोग बने इंडियन टीम के, लेकिन तीनों ट्रॉफीज़ की बात है और अभी रिटायरमेंट की बात है, तो रिटायरमेंट महेंद्र सिंह धोनी इसका करेक्ट आंसर होगा। सुरेश रैना ने भी उसी दिन संन्यास लिया है, रिटायरमेंट डिक्लेयर किया है, बट वो ऐसा करने वाले कैप्टन नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अच्छा, इस तरीके से अभी जो इन्होंने अभी गवर्नमेंट ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, भारतीय खेल अवार्ड जो है वो डिक्लेयर किए हैं, कई प्लेयर्स को मिले हैं, जिसमें रोहित शर्मा को भी मिला है खेल रत्न मिला है आई थिंक, और अर्जुन अवार्ड कईयों को दिए गए हैं। तो वो सारे नाम आपको जो भी करंट अफेयर्स का वो सब पढ़ लेना है अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द वुलर लेक लोकेटेड। कौन से राज्य में वुलर लेक, वुलर झील जो है स्थित है। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करो। 16 का कौन सा आंसर होगा, जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल, यहाँ बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन होती है कि वुलर लेक और चिल्का लेक में, तो वुलर जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, ओके, और जो चिल्का लेक है वो चिल्का कहाँ है, उड़ीसा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। इनमें से कौन सा देश जो है वो अपनी लैंड बाउंड्री जो है भारत के साथ साझा नहीं करता। भूटान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, नेपाल। तो आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो आपको साफ साफ पता होगा कि भूटान, बांग्लादेश और नेपाल तो जस्ट पड़ोस में ही है, बगल में ही है, तो ये तो बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन ताजिकिस्तान जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करता। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वेयर डज द पाक स्ट्रेट लाइज। पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि कहाँ स्थित है, किन दोनों देशों के बीच में है। तो श्रीलंका एंड मालदीव, दूसरा ऑप्शन है इंडिया एंड श्रीलंका, तीसरा है इंडिया एंड पाकिस्तान, चौथा है नन ऑफ दीज। तो पाक स्ट्रेट, हिंदी में पाक लिखा होगा तो पाक से बच्चे पाकिस्तान समझ जाते हैं और गलत कर जाते हैं, ऐसा नहीं है।
पाक स्ट्रेट, PALK, ओके, पाक जल संधि जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो 18th का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? भारत में कौन सा सबसे पुराना माउंटेन रेंज है? पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? अरावली माउंटेन्स, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय या बोथ A एंड C? कौन सा होगा? ये आपने देखा होगा, राजस्थान घूमने गए हो तो आपको पता होगा। कौन सा है इसका आंसर? अरावली माउंटेन्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 19 का। सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 20, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इज? ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा प्राप्त होता है डेड प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से? मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कृषि यानी खेती, इरिगेशन सिंचाई, फर्टिलाइजर्स क्या होता है? उर्वरक, और मैन्योर क्या होता है? खाद। और इन सब से मिलेगा क्या? हमें खाद मिलेगा। तो 20 का कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए। बिल्कुल, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सभी दोस्तों को शेयर करना जो लोग भी BLED एग्जाम की या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, जहाँ पे भी ये GS क्वेश्चन, क्योंकि GS तो सभी एग्जाम में लगभग कॉमन ही होता है, सब में सेम ही आता है, थोड़ा बहुत ही लेवल का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ? ब्लड जो है स्कंदन बोलते हैं कोगुलेट को। ब्लड जो है अंदर बॉडी के अंदर जमता नहीं, किसकी प्रेजेंस है? तो हिपेरिन या फाइब्रिन या प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन। तो हिपेरिन एक एंटीजन होता है जो इसे जमने नहीं देता ब्लड को अंदर बॉडी के अंदर। ओके, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा 21 का? ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज डिटरमाइंड बाय? मिल्क की शुद्धता जो मापी जाती है किसके द्वारा चेक की जाती है? हाइड्रोमीटर के द्वारा, लैक्टोमीटर, थर्मोमीटर या स्फैग्मोमैनोमीटर? तो स्फैग्मोमैनोमीटर तो होता है ब्लड प्रेशर के लिए, थर्मोमीटर आपको पता है हाइड्रो पानी के लिए होगा, है ना, और लैक्टोमीटर जो होता है वो मिल्क के लिए होता है। तो 22 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 23 देखते हैं, विच कलर ऑफ लाइट वेव इज स्कैटर्ड लीस्ट? प्रकाश का कौन सा रंग जो है सबसे कम फैलता है? लीस्ट का मतलब कम। वायलेट, ब्लू, रेड या ग्रीन? तो आपने रेड लाइट पे देखा है, रेड लाइट पे रेड लाइट क्यों यूज की जाती है पूछा जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये लेस स्कैटर्ड होता है, सबसे कम बिखरता है, यानी कि दूर से भी बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, इसलिए यानी 23 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रेड आंसर। ओके, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखना, और वायलेट की सबसे कम होती है। आपने वो विबग्योर पढ़ा होगा ना, विबग्योर के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी स्पेक्ट्रम का जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो पूछा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज टू रेक्टिफाई द विजन डिफेक्ट्स ऑफ मायोपिया? यानी कि निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। किस प्रकार का लेंस जो है ना मायोपिया को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या नन ऑफ दीज? कॉन्केव को बोलते हैं अवतल लेंस, कॉन्वेक्स को उत्तल लेंस, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार लेंस। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? कॉन्केव लेंस। इसकी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, आप जरूर इसको एक बार देखना, 10-12 मिनट की वीडियो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कौन से लेंस का यूज कब होता है, कौन सी प्रॉब्लम होती है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और उसमें MCQ भी डिस्कस किए मैंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड लाइज बिटवीन? ऑडिबल रेंज क्या होती है साउंड की, जो हमें सुनाई देता है? 20 Hz इन हर्ट जो होता है, 20 Hz टू 2000 या 20 Hz टू 20,000 Hz, और थर्ड ऑप्शन है 20 Hz टू 200 Hz, और फोर्थ है 10 Hz टू 2000 Hz। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, जल्दी से बताओ? 25 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 20 Hz टू 2000 Hz। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है 25 का। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 10, 9, 11, 12। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। इसका सही आंसर होगा 11। पहले 10 थे लेकिन अब प्रेजेंट में कितने हैं? 11 हैं। क्लियर है, याद रखोगे ना। क्वेश्चन नंबर 27, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी? यानी छुआछूत को समाप्त कौन सा आर्टिकल करता है, कौन सा अनुच्छेद में अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया? आर्टिकल 12, 14, 16 या 17? तो इसका
करेक्ट आंसर कौन सा होगा? और ये कई बार कई अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। 27 का ऑप्शन डी, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट है, आर्टिकल 17। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द लोकसभा, इनटू द लोकसभा? तो प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं? ओके, 12 यानी 12, 6, 2 या 4? 4 ऑप्शन जल्दी से बताओ कौन सा होगा इसका। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 28 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कि 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन लोकसभा बाय प्रेसिडेंट। जबकि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कितने नॉमिनेट किए जाते हैं? 12। ओके, और भी थोड़ी बहुत बातें मैं बता दे रहा हूँ। देखो, अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट में लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है तो 545 है। ओके, 545, जिसमें 543 तो जो है इलेक्टेड है, 543 इलेक्टेड है, 2 नॉमिनेटेड होते हैं। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ हो सकती है वो अभी कितनी हो सकती है? 552। ओके, 552 तक हो सकती है। और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अभी 245 है। 245 में 233 तो 233 जो है वो इलेक्टेड है, 12 नॉमिनेटेड है जो अलग अलग सेक्टर से होते हैं, चाहे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो गए चाहे कोई भी हो गए। और अभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। और ये कब तक का क्राइटेरिया? 2026 तक के लिए ऐसा प्रोविज़न है। उसके बाद ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टेट्स में कुछ सीटें बढ़ा दी जाती है लोकसभा की या राज्यसभा की घटा दी जाती है, ऐसा तो इंक्रीजमेंट और डिक्रीमेंट होता रहता है, इस वजह से ऐसा प्रोविज़न अभी तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द एज ऑफ राज्यसभा मेंबर शुड नॉट बी लेस देन। राज्यसभा के लिए जो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र सीमा है वो कितनी है? कम से कम मिनिमम एज कितनी है? 21 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल? जल्दी से बताओ। 29 का कौन सा ऑप्शन होगा सही होगा? यस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 30 ईयर्स। ओके, 30 साल ध्यान रखना है। राज्यसभा के लिए 30 साल, लोकसभा के लिए 25 साल। प्रधानमंत्री के लिए पूछा जाए तो प्रधानमंत्री जो होता है प्राइम मिनिस्टर वो भी लोकसभा का मेंबर होता है, तो उसके लिए भी 25 साल। चीफ मिनिस्टर के लिए पूछा जाए तो वो भी 25 साल। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए पूछा जाए तब कितना होगा? 35। ओके, राज्यसभा के लिए सिर्फ 30 होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द नेशनल फ्लैग वॉज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन। राष्ट्रीय झंडा जो है हमारा वो कब अडॉप्ट किया गया संविधान के द्वारा? 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। 4 ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके बताओ। कई लोग 15 अगस्त कह रहे हैं, 26 जनवरी। चलिए इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947। नेशनल फ्लैग जो अडॉप्ट किया गया संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, वो 22 जुलाई 1947 को, देश आज़ाद होने से पहले, जस्ट पहले इसे अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि नेशनल एंथम या नेशनल एंथम जनगण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ये कब अडॉप्ट किया गया, तो इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। क्लियर है? मैंने साथ साथ में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेकेंडरी सेक्टर। इनमें से कौन सा द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? सेकेंडरी सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी आपने पढ़ा होगा, तो सेकेंडरी सेक्टर से बताना है कौन सा रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन जो हो गया, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, ट्रेड, व्यापार, ऑल ऑफ दीज या सभी। तो इसमें देखो अगर आप कंफ्यूज भी हो तो भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? कि ट्रांसपोर्ट जो होता है वो परिवहन, वो किस में आता है? उसमें आता है टर्सरी में, यानी थर्ड सेक्टर में बोल सकते हो आप उसे। ओके, सेवा क्षेत्र में। तो जब ये हट गया, बी ऑप्शन हट गया, तो डी तो अपने आप हट गया, ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। अब 2 ऑप्शन बचे, ए और सी, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड। ट्रेड जो है व्यापार का है, व्यापार यानी फाइनल स्टेज है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेज यानी कि बनाने का जो काम होता है ना, जो रॉ मटेरियल मिलता है वो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। ओके, उसका जो हम यूज़ करते हैं, जो उसे मशीनों के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है वो सारा काम सेकेंडरी सेक्टर में होता है। उसके बाद फाइनल स्टेज पे जो पहुंचाते हैं या जो जैसे सेकेंडरी सेक्टर को जो हेल्प करता है, जैसे बैंकिंग हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, या स्कूल कॉलेज, ये सारी चीज़ें जो है, एजुकेशन जो है, ये सब चीज़ें हमारी किस में आती है? टर्सरी यानी तृतीय क्षेत्र में। ओके, सेवा क्षेत्र जिसे बोलते हैं हम। तो इसका सही आंसर होगा 31 का ऑप्शन ए। 32 देखते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट RBI गवर्नर ऑफ इंडिया। वर्तमान में RBI गवर्नर कौन है भारत का? जल्दी बताओ। उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास
उसके बाद फोर्थ ऑप्शन निर्मला सीतारमण। जल्दी से बताओ कौन सा, ये तो गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ये करंट जीएस के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का। बिल्कुल सही आंसर क्या है इसका, शक्तिकांत दास। ओके, शक्तिकांत दास। उर्जित पटेल इससे पहले आरबीआई के गवर्नर थे, उनसे पहले रघुराम राजन थे। शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में हैं। और निर्मला सीतारमण कौन है, वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, येलो रेवोल्यूशन यानी पीली क्रांति किससे संबंधित है, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स या नन ऑफ द एबव, यानी दाल के उत्पादन से या ऑयल सीड्स, जो ऑयल तो समझ गए, अब तेल के जो बीज होते हैं जिससे तेल प्राप्त होता है उनके उत्पादन से, फर्टिलाइजर्स के उत्पादन, उर्वरक के उत्पादन से, या नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑयल सीड्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 33 का। 34 देखते हैं। नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड ऑन, नागार्जुन सागर बांध जो है वो लोकेटेड है, स्थित है किस, कौन सी नदी पर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, गोदावरी रिवर या तुंगभद्रा रिवर। तो नागार्जुन, अर्जुन आपने नाम महाभारत सुना है, महाभारत देखा होगा, तो अर्जुन और कृष्ण का रिलेशन उसमें पढ़ा है ना, बस यही रिलेशन याद रख लो, कभी एग्जाम में गलत नहीं हुआ। नागार्जुन सागर किस पे है, कृष्णा रिवर पे है, बिल्कुल कभी गलत नहीं होने वाला आज के बाद। ओके, 34 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, भाई लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। क्वेश्चन नंबर 35, द मंत्र ऑफ डू और डाई वॉज गिवन बाय, जो मंत्र था डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, उसी समय ये महात्मा गांधी ने दिया था कि करो या मरो, और एक और नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा 35 का, ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, अकबरनामा वॉज रिटन बाय, अकबरनामा जो पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है, वो किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल, फैजी, बीरबल या अकबर। तो कई बार बच्चे जल्दबाजी में अकबर टिक कर देते हैं, लेकिन अकबरनामा अकबर ने नहीं लिखी, अकबरनामा किसने लिखी है, अबुल फजल ने। अकबरनामा या आईने अकबरी पूछा जाए तो वो किसने लिखी है, अबुल फजल, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, द ग्रेट बाथ हैज़ बीन फाउंड एट, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है, हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदाड़ो, हिंदी में मोहनजोदड़ो बोलते हैं, कालीबंगा। ओके, 4 जगह है। ओके, 4 साइट्स, इनमें से कहाँ पर पाया गया है विशाल स्नानागार। तो ये आपने अगर मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कौन सी मूवी, मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो। ओके, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का अंतर होता है। तो 37 का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, आफ्टर वैक्सीनेशन द बॉडी बिल्ड्स अप, वैक्सीनेशन के बाद बॉडी में निर्माण होता है किस चीज़ का, वैक्सीनेशन, अभी कोरोना का टाइम है तो आपको पता होगा अभी वैक्सीनेशन की बात चल रही है। अगर वैक्सीन जब आ जाएगी और वैक्सीनेशन होगा, लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, तो उसके बाद बॉडी में किस चीज़ का निर्माण होगा, टॉक्सिन्स का, लिम्फ का, प्लाज्मा का या एंटीबॉडीज़ का। तो ये तो बहुत ही ईजी आंसर है, कौन सा होगा, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी जब बॉडी में एक बार बन जाती है तो उसके बाद वो पर्टिकुलर बीमारी दोबारा कभी हमें नहीं हो सकती। ओके, जैसे वो स्मॉल चिकन पॉक्स या चिकन पॉक्स की बात की जाती है, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में माता कहते हैं ना, देसी लैंग्वेज में सुना होगा आपने कि माता निकल आई बॉडी पे। तो माता देखा होगा आपने, सुना होगा कि एक ही बार होती है, दोबारा नहीं होते। क्यों, क्योंकि उसके एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन जाते हैं, तो उसके बाद फिर दोबारा कभी वो होती नहीं है। उसका वायरस सेम होता है, वायरस या जो भी है। तो अगर उस सेम वायरस से अगर कोई भी बीमारी हो, जैसे हमें खांसी जुकाम बुखार ये सब बार बार हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें वायरस अलग अलग नए टाइप्स के वायरस की वजह से होता है। अगर सेम वायरस होगा तो दोबारा पर्टिकुलर वही बुखार आपको नहीं होगा या कोई भी प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि बॉडी में मेमोरी सेल होती है, मेमोरी सेल जो होती है ना, वो उसका डाटा पूरा रिकॉर्ड रख लेती है कि ये बीमारी हुई थी और इसके लिए इससे कैसे लड़ना है, तो पूरा बॉडी अपने आप को डेवलप कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 39, मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, थायराइड को, एड्रिनल ग्लैंड को, पैराथायरॉयड ग्लैंड को या पिट्यूटरी को। ये ग्लैंड के बारे में भी वीडियो मैंने बना रखी है, सेपरेट वीडियो है, वहाँ पे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, तो आप उसे भी देख सकते हो।
बायोलॉजी की काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप जिसकी हेल्प ले सकते हो। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? पिट्यूटरी को, हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। अगर आपसे सुपर मास्टर ग्लैंड पूछा जाए तब आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द नेम ऑफ फीमेल हॉर्मोन्स इज। ये तो आप सभी लड़कियों को पता होगा फीमेल हार्मोन, क्योंकि BA का एग्जाम ओनली फॉर गर्ल्स। जल्दी से बताओ, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन या टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन? कौन सा आंसर होगा? एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन या टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। ओके, ऑप्शन सी की बात करें तो ये मेल हार्मोन होता है। ओके, ऑप्शन ए जो है वो फीमेल हार्मोन है। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियोज़ बना रखी है, इसके कुछ से मैंने PDF भी डाल रखी है बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपको इंस्टा मोजो पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बहुत सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी आप चैनल को सपोर्ट करना चाहो तो मेंबरशिप ले सकते हो, थोड़ा बहुत आप सपोर्ट करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपको तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है, PDF हो गया चाहे वीडियोज़ है। ओके, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी जो भी आपके डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो या किसी टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट करना, आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी मैं ज़रूर करूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम की डेट कितनी है अभी? 2020 में 10 सितंबर अभी तक की जो डेट आई है आपको पता होगा ना, तो 10 सितंबर के अकॉर्डिंग तैयारी करो। बाकी अगर कोई डेट चेंज होती है, कुछ भी होता है तो वेबसाइट पर विजिट करते रहो, चेंज होने के चांसेस बहुत कम है। 10 सितंबर यानी 10 सितंबर को ही एग्ज़ाम होगा। ओके, 10 सितंबर फाइनल डेट है अभी तक तो।